एक नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमारी तापी माता पर एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करने के लिए आइए बुलाते हैं द वन एंड ओनली मृणाल मैडी। देवी और सजनों, क्या हम उनके लिए जोरदार तालियां। चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है और स्पेशली हमारे अतिथि विशेष दर्शना मैम के लिए एक बार जोरदार ताली जाएगा। कहते हैं कि तापी नदी के बारे में कि गंगा जी का स्नान करने से, का पानी आहरोने से और तापी का सिर्फ नाम लेने से आपकी सातों पुश्तें पुण्यशाली हो जाती है। तो ऐसा ही एक गाना गुजराती जो तापी नदी के ऊपर है। So we want to sing 2 lines of this song. आ धरती ने सोनो करनारी सूर्य पुत्री छे तापी। आ धरती ने सोनो करनारी सूर्य पुत्री छे तापी। आ धरती ने सोनो करनारी सूर्य पुत्री छे तापी। जण कीर्ति खुमारी ने खुदारी हर सुरती ने आपी। जण कीर्ति खुमारी ने खुदारी हर सुरती ने आपी। जय जय तापी, जय जय तापी। शत शत वंदु तुझने मारी तापी। जय जय तापी, जय जय तापी। शत शत वंदु तुझने मारी तापी। Thank you a lot. It's a beautiful song. Thank you. Hello. Thank you so much for that very beautiful song. Moving forward, I would like to call upon my co-host on stage, Miss Survi, who will take forward this event. थैंक यू सो मच आयुषी। और सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार पूरे भारत 24 के परिवार की तरफ से। और आज क्योंकि हम सभी लोग गुजरात के सूरत में इस वक्त मौजूद है और आज की शाम में, आज की सुबह में माफ कीजिएगा, आप सब लोग ऐसे मुख्य अतिथियों से और ऐसे मेहमानों से मिलेंगे जो कि न केवल सूरत के बारे में आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे और न केवल उन बातों का जिक्र होगा यहाँ इस मंच से जब आपको ये पता चलेगा कि आखिर सूरत ने अब तक कितना प्रोग्रेस किया है और प्रोग्रेसिव सूरत की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ये किस कदर और आगे बढ़ने वाला है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है, क्वेश्चनर राउंड पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जब हम सभी लोग गुजरात में यानी सूरत में मौजूद हैं, ये वो शहर जो तापी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है, वो शहर जो मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, वो शहर जिसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के जितने हीरे कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है, सूरत एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 70% तक यानी कि 70% दुनिया का हीरा यही कटिंग होकर के और यहीं से पॉलिशिंग होकर के दुनिया भर में जाता है। यानी कि सूरत अपने आप में एक बहुत ही विश्वविख्यात जगह हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रसिद्धि इसने अपने आप में समेटी हुई है। और साथ ही साथ क्योंकि हम आज बात प्रोग्रेसिव सूरत की कर रहे हैं, तो इस मंच से हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक सूरत की तस्वीर कितनी बदली है और आने वाले समय में ये तस्वीर और कितनी बदलती हुई नजर आएगी। तो चाहे बात शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हो,
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई हो। क्योंकि जब हम बात सूरत की करते हैं तो सूरत में सिर्फ हीरो के कारोबार के लिए नहीं बल्कि कपड़ा उद्योग के लिए भी इसे जाना जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते आज हम यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और आज हम इस मुख्य मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे और सूरत के तमाम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो ये दर्शाएगा कि आने वाला और समय सूरत के लिए किस तरीके से सूरत की तस्वीर को बदलेगा। लेकिन हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले भारत 24 के विजन को समझना और साथ ही भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी के विजन को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया एक ऐसा न्यूज चैनल है जो खबरों के साथ साथ नए भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और खुशहाल भारत के सपने को देखता है और उसी सपने को साकार करने के लिए इस चैनल की नींव रखी गई थी। और इस चैनल की नींव रखने के पीछे एक नाम जगदीश चंद्रा जी। तो श्री जगदीश चंद्रा जी कुछ ही समय में हम सभी के बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि भारत 24 की लगातार यही कोशिश रही है कि देश के विकास और तरक्की में किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसी नेक नियत के साथ में श्री जगदीश चंद्रा जी ने भारत 24 जिसका टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, इसकी नींव रखी और साथ ही एक नारा भी दिया, न्यूज इज लाइफ, यानी कि खबर ही जीवन है। और हर वो मुमकिन कोशिश भी की कि किसी भी व्यक्ति तक वो खबरें पहुंच सके जो कि कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, जिनको लेकर के शायद कई जगहों पर चर्चाएं तक नहीं होती हैं। और वही वो कोशिश है जो श्री जगदीश चंद्रा जी ने इस चैनल के माध्यम से उसे हासिल करने की कोशिश की है और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके लिए एक बखूबी एक बड़ी टीम तैयार की गई है। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताऊं कि करीब करीब 4000 रिपोर्टर्स, जो कि इकलौता ऐसा एकमात्र चैनल है भारत में इस वक्त जो कि 4000 रिपोर्टर्स की तैनाती ऑन फील्ड है और साथ ही देश के कोने कोने से आप तक वो तमाम खबरें पहुंचती हैं। और अगर बात हम जेसी की करें, यानी कि जगदीश चंद्रा जी, जेसी मैंने इसलिए कहा क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा कि जगदीश चंद्रा जी को बहुत लोग प्यार से जेसी भी बुलाते हैं और साथ ही आपने द जेसी शो जरूर देखा होगा, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए, जब हम बात उनकी करते हैं तो श्री जगदीश चंद्रा जी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मीडिया के मंत्रों को फिर से परिभाषित किया और आज के समय में फर्स्ट इंडिया राजस्थान के सीएमडी और भारत 24 के एडिटर इन चीफ है और पत्रकारिता में गहन विश्लेषणात्मक मस्तिष्क जिसकी झलक द जेसी शो में भी देखी जा सकती है और अपने शक्तिशाली वक्तकृत्व कौशल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जगदीश चंद्रा जी ने 1973 में एमकॉम कर अपनी शिक्षा पूरी की, जिसके बाद से जगदीश चंद्रा जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद उन्होंने 1974 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में टॉप किया। अगले 15 वर्षों तक, जब तक कि उन्हें यूपीएससी द्वारा योग्यता के आधार पर आईएएस में पदोन्नत नहीं किया गया, तब तक उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। आईएएस में उन्हें 1990 बैच आवंटित किया गया था और 31 अगस्त 2008 तक आईएएस के तौर पर कार्यरत भी रहे। लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 2 वर्ष ठीक पहले यानी 58 इयर्स के दौरान ही उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और फिर वो दिन आया जब जगदीश चंद्रा जी ने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि हम जगदीश चंद्रा जी का जिक्र कर रहे हैं तो अब इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है जगदीश चंद्रा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो क्योंकि मैं आपको जगदीश चंद्रा जी की ही जानकारी दे रही थी तो आपको ये भी बताते चलूं कि मीडिया में कदम रखने के साथ ही कई बड़े बदलाव उन्होंने किए थे और अनोखा पट्टी यानी कि ब्रेकिंग न्यूज का फॉर्मेट अगर किसी ने शुरुआत की तो उसके पीछे भी एकमात्र एक नाम जगदीश चंद्रा। और जगदीश चंद्रा जी वो शख्स है जिन्होंने पट्टी ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट में जब शुरू किया तो उनकी ये इच्छा थी, उनकी ये चाहत थी कि हर वो खबर जो कि आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई है, देश के कोने कोने से जुड़ी हुई है, जिन खबरों को नेशनल चैनल्स में भी ना दिखाया जाता हो, उन खबरों को भी उठा करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि जनता हर एक खबर से अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर सके और अपने स्थानीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को भी इसी माध्यम से बखूबी
लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि श्री जगदीश चंद्रा जी ने हर वो मुमकिन कोशिश की है आम जनता का जुड़ाव खबरों के साथ हो सके। और यही कारण है कि भारत 24 पर आपको देश के कोने कोने से खबरें मिलती हैं और 4000 रिपोर्टर्स का, जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, कि देश के कोने कोने में मौजूद है और अभी भी ऑन फील्ड इस वक्त भी हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं ताकि दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरें आप तक पहुंचते रहे। और क्योंकि आज इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी दिन है, तो ऐसे में आपके पीछे जो स्क्रीन भारत 24 की लगी हुई है उस पर भी आप बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी नजर हर एक खबर पर है ताकि कोई भी खबर हमसे छूट ना जाए। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी पूरी टीम से कि प्लीज जेसी सर के एक शोरील को जरूर चलाया जाए ताकि इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप सभी और बाकी के हमारे तमाम दर्शक भी ये समझ पाए कि जगदीश चंद्रा जी का विजन आखिर क्या है भारत 24 को लेकर। Jagdish Chandra, a visionary, a media icon, the turn-around man. 10 साल आपने इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। आपका रिमोट कंट्रोल पीएमओ के पास है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। Dr. Jagdish Chandra is a man who has defied definitions to forge a path in the world of media. As CEO of ETV News Network and then ED and CEO of Z Regional Channels, followed by CMD of First India News, or in print media as CEO and Editor-in-Chief of First India, a leading English daily newspaper, or the world of fashion and entertainment. And now as CEO and Editor-in-Chief of the National Hindi News Channel, Bharat 24, Vision of New India. He has brought his unique vision and ideas to all. Jagdish Chandra, with his revolutionary leadership and vision, changed the world of media forever. Jagdish Chandra is a well-known face across India, not just due to his innovatory and groundbreaking tenures as CEO of ETV and Z Networks and CMD of First India, but also because of his popular and universally acknowledged as one of the best politico-analytical shows, The JC Show. The JC Show with Jagdish Chandra, firing off astounding analysis, in-depth observations and accurate predictions, leaves audiences gasping and thirsting for more. His analysis of political environment, like his bang-on prediction of 303 seats in 2019 Lok Sabha elections, 280, 85, 288 पे आ जाए तो फिर तुम यही लिखना कि 300 और गिनते जाओ। Add to this the wide expanse of guests who have sat down across from JC, willing to disclose and divulge everything. The JC Show trends across social media platforms, notching up digital viewership. Yes, the JC Show telecast on Bharat 24, Vision of New India, and First India News remains one of the most awaited and talked about shows on television. और क्योंकि आपने जगदीश चंद्रा जी के विजन को समझ लिया है, तो अब हम चाहेंगे कि भारत 24, जिसका टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया और खबर ही जीवन है, तो एक एवी भारत 24 के भी आप सभी के सामने ऑडियो विजुअल के जरिए, ताकि आप समझ सके कि भारत 24 का उद्देश्य क्या है। पूरे देश में इस चैनल के 4000 संवाददाता होंगे, जो एक रिकॉर्ड है। Bharat 24, boast of strong network of reporters and bureaus across India, and is here to disrupt and lead the news environment with the most trusted names in broadcast journalism. First to introduce augmented reality-enabled news studio, backed by new age broadcast technology. The channel is presented across all major DTH, MOs and online platforms, and has quickly gained more than 100 advertisers within 100 days of its launch. Bharat 24 is touching new milestones every day. Jahan tak Bharat, wahan tak Bharat 24. और क्योंकि आज हम सभी सूरत के इस कार्यक्रम में मौजूद है, जिसका नाम हमने दिया है
प्रोग्रेसिव सूरत समिट। तो ऐसे में मैं चाहूंगी, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस कार्यक्रम से जुड़ी ऑडियो विजुअल भी प्ले कर दें, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि आखिर आज के इस कार्यक्रम का मोटिव क्या है। कहते हैं इसे सिटी ऑफ डायमंड। टेक्सटाइल में है यहाँ शुमार टैलेंट। देश का है ये ग्रोथ सेंटर, इन्वेस्टर्स का है फेवरेट डेस्टिनेशन। अब है निवेश की बारी, आओ करें बेहतर कल की तैयारी। Bharat 24 presents Progressive Surat Conclave. Presenting sponsor Sangini, building trust, building landmarks. और अब प्रोग्रेस सूरत समिट के तहत हम आगे बढ़ते हुए एक और ऑडियो विजुअल आप सभी के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल जुड़ा हुआ है आदर्श पटेल जी से। आदर्श पटेल जी पार्टनर इन संगनी ग्रुप हैं और साथ ही हमारे स्पॉन्सर भी। तो मैं चाहूंगी कि ये ऑडियो विजुअल भी प्लीज प्ले किया जाए टीम। Every journey has a destiny, and our destiny is happy customers. We are Sangini Group, building trust, building landmarks. Our journey started in 1984, a journey that is full of dreams and happiness. This journey is driven by the four wheels of trust, commitment, quality, and customer satisfaction. CRISIL, CNBC Bazaar, IBN 7, DNA, Realty Plus, ICR, and various other prestigious organizations have honored our work, which is a testimony to our customer-centric approach and destination. Sangini Group will continue with this journey of trust, progress, and happiness while achieving a lot more milestones. Building trust, building landmarks. और अब मैं अपने को होस्ट आयुषी को ये मंच हैंड ओवर करना चाहूंगी, ताकि वो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सके। आयुषी। शुक्रिया सोटवी। अब जैसे हर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं दिया प्रगटा के, वैसे ही अब मैं हमारे सारे अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी। सो मैं प्लीज कॉल अपॉन डॉक्टर जगदीश चंद्रा, CEO and Editor-in-Chief Bharat 24, Manoj Jagyasi, Chief Business Officer and Strategic Advisor Bharat 24, Manish Desai, Editor Gujarat Bharat 24, Darshana Jardosh ma'am, Union State Minister of Textile and Railways and Member of Parliament Surat, Adarsh Patel, Partner of Sangini Group, Kishore Bhai Vindal, Mahamantri BJP Gujarat, and Dr. Kaushal. अब जगदीश सर आप बैठे, उससे पहले मैं आपको फिर से मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, जिससे आप हमारे अतिथि दर्शना मैम को बुके से उनका सम्मानित करें और उनका वेलकम करें इस कार्यक्रम में।
थैंक यू सो मच सर। मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्टेज पे ही रहे, बिकॉज हम वो घड़ी आ गई है जब हम पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेयरिंग टाइम। इट इज़ रियली एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। इसी के साथ मैं अपनी को होस्ट सुरभि को बुलाना चाहूँगी, जो ये पैनल डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आयुषी। I'm really very sorry, sir. I would like to request you on stage. एक बार प्लीज आप मंच पर आए और वेलकम स्पीच की शुरुआत हम जगदीश चंद्र जी के स्पीच के साथ ही करेंगे। आदरणीय मैडम, आमंत्रित अतिथि, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारत 24 और सूरत, दे आर नेचुरल एलाइज। भारत 24 को हमने लॉन्च किया है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं मनोज जिज्ञासी, उनके साथ अभी कोई 8-9 महीने पहले, और गुजरात से हमारा एक ख़ास रिश्ता रहा है। 2013 में जब हम ईटीवी चलाते थे, 14-15 चैनल्स के हम सीईओ थे, तो उसमें ईटीवी गुजराती भी उसका पार्ट था। तो चैनल की लोकप्रियता जो हम चलाते हैं वो इतनी ज़बरदस्त रहती है कि नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्यमंत्री थे, भाजपा के पीएम नॉमिनी डिक्लेयर हो चुके थे, और सारे देश में मीडिया में होड़ थी कि उनका पहला इंटरव्यू कौन ले। 221 लोगों ने आवेदन किया था, एनडीटीवी से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर आज तक सब ने। लेकिन नरेंद्र भाई ने ईटीवी को हम लोगों को चुना उस समय, और पहला इंटरव्यू उनका हमें मिला मैडम, 1.25 घंटे का लाइव टेलीकास्ट जो है। एक दिन रात को उनका फ़ोन आया 11 बजे कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है टाइम्स नाउ को, जिसे 0.2% लोग देखते हैं। तो हमने कहा सर आप किसे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ईटीवी को दूंगा, मैं आपको दूंगा। आप लोग जो भी चैनल चलाते हैं, चाहे ईटीवी चाहे भारत 24, वो जनता के दिल के करीब होता है। तो हमने उनसे कहा कि नेशनल मीडिया खिलाफ हो जाएगा, हमारे आपके चुनाव का वक्त है। उनका छोड़िए इसको, आप आइए। तो कब आ सकते हैं? तो हम सुबह पहुँचे यहाँ अहमदाबाद, 1.25 घंटे लाइव इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद 12 दिन तक उन्होंने किसी दूसरे चैनल को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और सब चैनल्स ने फिर हमारे चैनल को काटा। और फिर अगले 20 दिनों में जो चुनाव प्रचार चल रहा था, तो 2 इंटरव्यू और दिए। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी के 3 इंटरव्यू केवल हम लोगों के पास हैं। तो गुजरात से हमारा रिश्ता बहुत करीब का है। और अब जो बात है सूरत की, तो सूरत तो भाई प्लीज़ कीप साइलेंस दिस वे। तो अब जो बात है सूरत की, तो सूरत तो बिल्कुल हार्ट है गुजरात का, अहमदाबाद का, देश का। बरसों से इसका नाम सुना जाता है, कभी साड़ी को लेके, कभी डायमंड को लेके, कभी खाने पीने की जो पॉपुलर गुजराती डिश हैं उनको लेके। तो सूरत का एक आकर्षण है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इवेंट के सिलसिले में यहाँ आया था, तो यहाँ पे अभी जो मैरियट होटल है मैडम, जो पहले ताज कहते थे उसको, तो उसमें नाश्ता करने चला गया वहाँ में। तो इतना बढ़िया गुजराती नाश्ता बनता है वहाँ पे कि एक दिन जयपुर में मन में ऐसा ललक उठी कि चलो यार ब्रेकफास्ट करके आते हैं सूरत चल के। तो जयपुर से फ़्लाइट चलती है 8 बजे, तो उसमें बैठे 9:30 बजे आए, 10 बजे होटल पहुँचे, नाश्ता किया और पूछा कि फ़्लाइट अब कौन सी है, तो कहा कि 12:30 बजे दिल्ली की है। तो नाश्ता करके दिल्ली चले गए। तो ये है सूरत की पहचान, ये है सूरत की कशिश, चाहे वो मिठाई की हो, नाश्ता की हो, साड़ी की हो, गहनों की हो,
किसी चीज़ की हो, तो सूरत क्या एक पॉपुलर शब्द है। और मुझे सच पूछा जाए तो अहमदाबाद से भी ज़्यादा अच्छा सूरत लगता है, बड़ौदा से अच्छा सूरत लगता है। एक जिंदा दिल शहर है, और शायद एक कारण है कि बम्बई के ज़्यादा करीब है। अब ये कोई चलती है ना फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जो कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो बम्बई और सूरत एक सिस्टर कंसर्न सिटी हैं आपस में। वहाँ का माहौल थोड़ा खुलापन जिस तरह का है बम्बई में, उसकी एक झलक और एक छाया जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है कि जितना डेवलपमेंट सूरत में, वैसे तो नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री से तब से है, बहुत साल हो गए इस बात को, आज फिर प्रधानमंत्री बने, तो सूरत पे फोकस हमेशा रहा। और एक कारण ये भी रहा कि मैडम जैसे जनप्रतिनिधि चुनाव हारते ही नहीं कभी, हर बार चुनाव जीतते हैं। तो उससे क्या होता है, बार बार चुनाव जीतने से ताकत बढ़ती है नेता की, और नेता क्या है, काम करवा पाता है जनता के। फिर तो सूरत में कितना डेवलपमेंट हुआ देखिए, सारा शहर खुदा पड़ा है, अब स्मार्ट सिटी है और प्रोजेक्ट हैं सारे चल रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैडम आप लाए हैं यहाँ पे, जैसे शालिनी अग्रवाल हैं और दूसरे पुलिस अफसर्स हैं और कलेक्टर हैं, जीएसटी कमिश्नर हैं, वो एक अच्छे अफसर हैं, काम करने वाले अफसर हैं। तो सूरत का जो तगमा है, जो क्रेडिट है कि सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी इंडिया का है, वो बरकरार है इन ए वे। आप शहर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको। और फिर क्या है कि बड़े बड़े भाजपा के लोग जो और बड़े हो रहे हैं, जैसे मसलन CR पाटिल, वो सब यहीं से हैं। गृह मंत्री हर्ष सांघवी वो भी यहीं से हैं। तो आप तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, पावरफुल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, जिसका डायरेक्ट लाभ प्रोजेक्ट्स लाने को मिल रहा है और जनता को मिल रहा है। और जब बात चलती है CR पाटिल की, तो आप तो ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए कि वो कसमें वादे नहीं खाती हैं, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में एक कसम खा ली थी और कहा था कि 150 सीट अगर नहीं आएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और भगवान ने उनकी लाज रख ली, सीट आ गई, वरना एम्बेरसमेंट था। जब प्राइम मिनिस्टर आए इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने कहा भी मैं लेने नहीं आऊँगा, मेरे प्रोटोकॉल से आप मुक्त कर दो, मैं फोकस करना चाहता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर के लाडले हैं, आप जानती हैं, तो ठीक है, लाडली आप भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक अलग संदर्भ में, अलग अर्थ में लाडला होता है जो है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है भाई करो, हो गया, चुनाव जीत गए। तो दिल्ली गए मकान पे, तो मैंने सुना कि सो गए, उठे नहीं सुबह 8 बजे तक। तो उनकी धर्मपत्नी ने फ़ोन किया, बार बार भी उठा नहीं रहे, फ़ोन किया है। 8 बजे उठे, तो पत्नी की जैसे रहता है, अब आप तो उससे मंत्री बन गई हैं तो थोड़ा सा उस दायरे से ऊपर उठ गई हैं। पत्नी ने जिज्ञासा दिखाई, पूछा कि कहाँ थे? उन्होंने मैं सो रहा था। तो उन्होंने कहा मैं मान नहीं सकती, कहाँ थे बताइए? तो उन्होंने कहा मैं सो रहा था। उन्होंने कहा आप 8 घंटे, 8 बजे तक सोए नहीं कभी? उन्होंने कहा मैं जीत की खुशी में सो गया था इन ए वे। तो कुल मिला के क्या है कि गुजरात का इस समय जो है ना, और हर बड़े शहर में जहाँ पॉलिटिकल पावरफुल लीडर्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस भी रहते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पार्टी एक है, झंडा एक है, प्रधानमंत्री एक है, मुख्यमंत्री एक है। उसके तले के नीचे खड़े होकर सब लड़ते हैं, और उसका आदर्श उदाहरण है सूरत, जिसे आप कहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तो संभावना ही नहीं थी सूरत में, और सबसे बड़ा रिस्क सेंटर था सूरत, लेकिन जब परिणाम आए, पेटियाँ खुली, तो सब कुछ बदल गया। ये सब आप लोगों की मेहनत और उसका परिणाम था। पार्टी की यूनिटी, कमरे में डिफरेंस हो सकते हैं, जनता के सामने जाते हैं तो एक झंडा एक निशान के साथ जनता के सामने जाते हैं। तो सूरत की बात चल रही थी कुल मिला के। तो सूरत के विकास के लिए जो मीडिया का थोड़ा बहुत योगदान है, वो सब हम करने को तैयार हैं, हम इच्छुक हैं। उसी की शुरुआत आज हमने इस कार्यक्रम से की है कि सूरत के जो डेवलपमेंट है, सूरत के जो कंट्रीब्यूटर हैं, या सूरत के जो गूदड़ी के लाल हैं, जो इस शहर को सूरत बना रहे हैं, उनका सम्मान किया जाए, उनसे मिला जाए, इंटरेक्ट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनका प्रमोशन हो, उनका प्रोजेक्शन हो, उनका एप्रिसिएशन और एडमायरेशन हो। इन सब के लिए एक प्रयास भारत 24 का इस तरह का रहता है, जो आज हमने किया है। आप आई हैं, आपने समय निकाला है, बहुत बहुत आपका आभार। और वंस अगेन आप सबका आभार कि आप सब यहाँ पे आए, और आपके साथ साथ हमारी जो बहुत डायनेमिक और सुंदर एंकर्स हैं, इनका भी आभार कि बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो हम क्या यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं। हमारी एंकर्स को देखिए, हमारे रिपोर्टर्स को देखिए, हमारी लीडरशिप को देखिए, मनोज भाई को देखिए, ये तो गुजरात के बेटे हैं। हमारे जो चीफ सेल्स ऑफिसर और जो प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं, तो ये गुजरात घर सा लगता है अपना इन सबको देख के।
तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक आभार एंड बिग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सीनियर पुलिस अफसर आए हमारे यहाँ, इनका भी स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और हम भारत 24 को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा इवेंट हम सब लोग के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे हम हमारे स्टीम डिग्निटरीज़ के साथ बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे सूरत जैसे शहर में क्या प्रोग्रेस हो रहा है और आगे कैसे प्रोग्रेस होता रहेगा। इसी के साथ मैं सुरभि को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमारी मैम के साथ पैनल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है और क्योंकि हम पैनल डिस्कशन के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मैम, और सवाल से पहले आपका बहुत स्वागत भारत 24 पर, क्योंकि इस दिन का इंतजार हम जरूर कर रहे थे। क्योंकि दर्शना जरदोश जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड रेलवेज होने के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2009 से लगातार वो अपने पद पर अब तक कार्यरत हैं, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, कहा यह जाता है कि अगर आपके बीच का कोई प्रतिनिधित्व अगर ऐसा करने वाला इंसान हो, ऐसा शख्सियत हो, तो फिर जनता उसे खुद चुन करके दोबारा सत्ता में काबिज करती है। और शायद इसी वजह से हम आज मैम के सामने बैठे हुए हैं। और पहले सवाल के साथ में मैम शुरुआत करूंगी मैं। आप लोकसभा में गुजरात के सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे में सूरत के अगर भविष्य की हम बात करें तो इस सूरत की तस्वीर को बदलने में आगे आने वाले समय में कैसे देखती हैं और कैसे बदलाव और ज्यादा लाया जा सकता है? पहले तो मैं भारत को शुभकामना देती हूं कि उन्होंने जो टॉपिक तय किया है प्रोग्रेसिव सूरत, और इसी के साथ में जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो मेरी बात भी मैं वहीं से शुरू करूंगी कि तापी के गीत से शुरुआत हुई जी। तो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है शहर, ये पानी में ही ऐसी मिठास है कि जो यहाँ आता है वो उसी का हो जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कई लोगों की ये जन्मभूमि भी है, लेकिन कई लोगों की ये कर्मभूमि भी है। तो ये मिनी भारत कहा जाता है। पहले एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी कहा जाता था, लेकिन अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है। तो इसी सिटी के अंदर अगर कुछ है या कुछ सोचना है तो इसके लिए पूरी इकोसिस्टम से काम करना पड़ेगा। कोई एक प्रोग्रेस या एक चीज की बदलाव के साथ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा कि आजादी के अमृत काल में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 75 साल के भारत के बाद में 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, इसके निर्माण की नींव जब रखी है लाल किले से, तो हम लोगों का संकल्प भी यही है कि आने वाले 25 साल में किस तरह से आप लोगों ने अपने आप का संकल्प किया है, कैसे अपने आप को जोड़ेंगे ये, और इसी में सूरत की भी बात आती है। तो यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि हम हैं, दोनों जनप्रतिनिधि 2009 से जब से चुनाव लड़े, इसके बाद में 2014 और दोनों 2019 सरकार की नीतियों के कारण या तो जो योजना बनी है या तो यहाँ पे जो शासन में आपने तो डबल इंजन की सरकार, लेकिन मैं तो उसको ट्रिपल इंजन की सरकार बोलती हूँ, क्योंकि कॉरपोरेशन में कई सालों से हमें जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है के कारण जो डिसीजन होते हैं, हम लोगों का जो प्रोग्रेस और जो शुरुआत होती है, जो काम करता है, जिसकी पहले प्राथमिक जरूरत लोगों की होती है, अगर यहाँ पे कोई कमिश्नर या कलेक्टर या पुलिस अधिकारी भी जब भी आते हैं तो उन्होंने भी सूरत को अपनापन बना लिया, और उसके पूरी टीम वर्क के साथ में जब प्रोग्रेस की बात शुरू हुई तो ये 2009 से पहले की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन बहुत साल पहले की जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया से उनके बाद में जो प्रोग्रेस, जो विकास, जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो यहीं से दिखता है। क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत जो भी योजनाएं बनी या तो मापदंड बने, वो इसी के कारण बना कि यहाँ से सूरत को ध्यान में रखते हुए, सूरत में किस तरह से काम होता है उसको ध्यान में रखते हैं, पूरे देश में अर्बन सिटी हो या तो बड़े शहर या तो जो भी योजना बनती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो,
सत्ता और संगठन दोनों का समन्वय यहाँ पे बहुत अच्छे से आगे चल रहा है। इसी के कारण जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम कर सकते हैं, या तो वो कॉरपोरेटर है, या तो एमएलए है, या तो हम लोग एमपी है। तो तीनों जो हमारे पिरामिड है वो बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और जो सामने की जो बात आती है कि कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, तो तीनों में से हम लोगों को जो काम करने के लिए जो सुविधा मिलती है, या तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जो योजना बनती है तो उसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन सूरत से ही शुरू होता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं थोड़ी देर पहले ही आपका ट्विटर प्रोफाइल भी स्टॉक कर रही थी और स्क्रॉल करते हुए मैंने ये देखा कि किस तरीके से आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर भी, और बाकायदा अपने काम को आम जनता तक उस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए आम जनता तक पहुंचाती भी हैं। मैंने एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर देखी है आपने साड़ी के ऊपर, उसे क्योंकि आपने पिन ट्वीट किया हुआ है, तो आखिर उसके पीछे की कहानी क्या थी, जरा वो भी समझना चाहूंगी। और यहाँ आने से पहले आपने एक इवेंट में और जब अपनी शिरकत आपने की थी, उस दौरान भी मैंने ये देखा कि किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। तो ये जो आप अपने टाइम को मैनेज करती हैं, और इस वक्त क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मैम, तो उसे हम समझते हुए जरा समझना चाहेंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर लेती हैं। इसमें हमारे सबसे बड़े गुरु नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मैं 2009 से पहले, जब 2009 से 14 के बीच में जब प्रधानमंत्री मैं जब पार्लियामेंट गई तो मैंने दिल्ली देखा नहीं था, पहली बार गई थी। लेकिन 2009 से 14 के बीच में कभी मैंने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी को देखा नहीं था। उसकी ऑफिस कहाँ थे वो मुझे नहीं पता थी। लेकिन 2014 के बाद में जब भी हम गए तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे पार्लियामेंट पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे। पार्टी के कार्यक्रम में भी ऐसा ही हम लोगों को लगा कि अगर टाइम की अगर हम कदर नहीं करेंगे, जैसे मैं यहाँ आने से पहले 2 इवेंट करके आई, तो 2 इवेंट में मैं प्रायोरिटी मेरी तय ऐसे करती हूँ कि मेरे सूरत के लिए या मुझे जो जिम्मेदारी दी है इसमें मुझसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और जो सोशल मीडिया की बात की, उसके गुरु भी प्रधानमंत्री जी है। उन्होंने 12-15 साल पहले हम सब लोगों को बोला था कि हमारी सोशल मीडिया या तो हमारे अखबार या तो हमारी चैनल हम खुद होने चाहिए। मुझे अगर किसी के ऊपर डिपेंड रहना है, इसके बदले में आप मेरा प्रोफाइल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ थी कल, क्या कर रही थी, और कैसे आने वाले समय का प्लानिंग भी मैं उसी के माध्यम से तय करती हूँ। साड़ी की बात, तो साड़ी हमारी संस्कृति है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमें संजो के रखना है। और सबसे बड़ा साड़ी वॉकाथॉन भी सूरत ने ही किया। पूरी महिला ने जुड़कर साड़ी के साथ में जब वॉक किया, लेकिन साड़ी के साथ वॉक करना, वॉक फॉर द हेल्थ, इसके साथ में जो विशेषता थी वो ये थी कि कोई और शहर ये चीज इसलिए नहीं कर पाएगा कि ये मिनी भारत है। तो यहाँ जो हर एक स्टेट के लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव किया, या तो पश्चिम बंगाल की साड़ी पहननी हो, या तो तमिलनाडु की पहननी हो, या राजस्थान की साड़ी हमारी बंदेज पहननी हो, तो इसके लिए जो विशेषता रही, तो इसी के कारण हम लोगों ने, जो मेरा टेक्सटाइल मंत्रालय है, इसी के साथ में मिलकर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो जिसमें सबसे ज्यादा महिला जुड़ी हुई है, और टेक्सटाइल जाकि सूरत है, सूरत का टेक्सटाइल यूनिट जो है वो मैनमेड फाइबर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन पूरे देश में जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो सबसे ज्यादा महिला है। महिला में भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और साड़ी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। और मुझे बहुत दुख होता है, मैंने जगदीश जी को भी सुना, मैंने आप लोगों को भी सुना, मैं यहाँ से एंकर को भी सुन रही थी। सूरत की ओरिजिनल पहचान जो थी वो जरी थी। जरी के कारण आज भी कहीं पे भी कपड़ा बनता होगा, लेकिन आप पूरे देश में जाइए, आप पूछ लीजिए, जैसे आपने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी है तो जरी कहाँ से आएगी, आप बनारस में जाके पूछिए या तमिलनाडु में जाके पूछिए, वो चीज यही निकल कर आएगी, जरी सूरत से आती है। तो सूरत ऐसा शहर है जो तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, जिसमें 84 कंट्रीज के पोर्ट से बिजनेस होता था।
और वहां पे मरी मसाला के साथ में यहाँ मोती, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे जब कांग्रेस अधिवेशन में आए थे तो यहाँ के व्यापारियों ने सच्चे मोतियों से उनका स्वागत किया था। तो ये एक सूरत की अपनी पहचान है, सूरत की अपनी संस्कृति है, सूरत का किला है। सूरत में जिन लोगों ने शासन किया, या तो मुगल लोगों ने किया या अंग्रेजों ने किया, उनकी पूरी विरासत हमारे पास है जिनको संजो के हमने रखा। और नर्मद जो सूरत की पहचान है, नर्मद को जिसने बहुत सारे चीजों के साथ में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, तो मैं उसी वार्ड से चुनाव लड़ी पहला और उसी वार्ड से बली बड़ी। तो सूरत की ओरिजिनल पहचान और सूरत जिस तरह से प्रोग्रेस करता गया, बढ़ता गया, इसमें सबसे पहले डायमंड आया, फिर टेक्सटाइल आया, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आए उन्होंने सूरत को अपना कर लिया। सूरत को जितना, सूरत से जितना भी उन लोगों ने पाया इतना ही सूरत को वापस दिया। तो ये जो एक नेचर बन गया है सूरत का कि यहाँ के लोग सूरत को अपना समझते हैं, सूरत को कुछ देने के लिए। सूरत में कोई ऑफिस का भी मेरा ऐसा ही अनुभव रहा आज तक कि उनको भी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक उंगली दिखा दी तो वो पूरा हाथ पकड़ लेंगे, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। और इसमें आपदा भी आती है, विपदा भी आती है, तो उसको भी अवसर में हम पलट लेते हैं। कई बार आपने तापी नदी का जिक्र किया, लेकिन तापी नदी ने कई बार सूरत सिटी को उसके बाढ़ के कारण रौंदा है, लेकिन सूरत एक फिनिक्स पंखी की तरह खड़ा हो गया। 2006 का चुनाव आया, 2006 की बाढ़ आई थी, तब ऐसी चीज हुई थी कि यहाँ पे जो हालत हुई थी, खुद प्रधानमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री के नाते लोगों के बीच में सूरत शहर की सफाई कर रहे थे। तब यहाँ पे उस समय के प्रधानमंत्री हवाई चक्कर लगा के बाहर से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने जब खुद खड़े होके यहाँ सूरत को एक नए देखा तो लोगों ने ऐसा सोचा कि ये हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तापी नदी हमारे घर पे होके आशीर्वाद देके गई है और एक फिनिक्स पंखी की तरह शहर खड़ा हो गया। या प्लेग आया तब भी ऐसी बात आई कि स्वच्छ सिटी का जो संकल्प हम लोगों ने किया, क्योंकि आज की कई नई जनरेशन जो 25 साल बीत चुके हैं जिन्होंने प्लेग नहीं देखा, लेकिन जब उसके पहले जो सूरत की इमेज थी और वो इमेज को बदलने के लिए वहां के प्रशासन, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स सबने इतनी मेहनत की है, जिसके कारण आज द सिटी ऑफ द फ्लाईओवर सिटी, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर ये शहर में है, सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट आते हैं जो हमारे सेंट्रल के, उसको भी नयापन अगर करना है तो यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे मैं रेलवे मंत्रालय से हूँ तो मल्टी मॉडल हब जो रेलवे को एक नई परिभाषा देंगे, तो एक ही ये पहला ये हब बनने वाला है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग मेट्रो में भी जा सकेंगे, जहाँ से हम BRTS में भी जा सकेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी जा सकेंगे। वहाँ से एक ही जगह से उसको सिटी सेंटर की तरह डेवलप करके मल्टी मॉडल हब, जिसके लिए सरकार ने जो 750 करोड़ का फंड दिया है, उसके साथ में जो उधना स्टेशन को डेवलप करने के लिए फंड दिया है, तो ये सब सारी चीजें इसलिए होती जाती है कि लोगों का सहकार भी इतना रहता है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो हमें यहाँ प्रशासनिक शांति चाहिए या तो जो एक माहौल चाहिए बिजनेस को, ये यहाँ पे है। इसी के कारण सूरत ने इतनी प्रगति कर ली है। लेकिन मैम इस बीच में मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ वुमन ये बहुत बड़ी अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है, और कई लोग ये सवाल भी पूछना चाहते हैं, उनके जहन में भी जरूर ये सवाल आता होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, तो बीइंग अ वुमन टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ में आप 2 बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और साथ ही मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड रेलवेज होने के साथ में जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को एक साथ आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है आज के वक्त में भी। नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये तो सभी महिलाओं को चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आप भी महिला है, मैं भी महिला हूं, और आपने देखा होगा कि अभी G20 समिट होने जा रही है, होती है, वी आर द होस्ट। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जब G20 का चार्ज लिया तब उन्होंने बोला था वुमेन लीड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने जब जहां पे महिला सशक्तिकरण और महिला लीडरशिप लेगी, वहां पे बहुत सारे बदलाव देखे होंगे आपने। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने ही हमें सौंपी है। जिस तरह से ये
प्रधानमंत्री जी के टीम में सबसे ज्यादा महिला मंत्री है, सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट उनके पास है। जैसे निर्मला सीतारामन जी पहले अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले रक्षा मंत्री भी रही, और इसके साथ में जितने भी महिला मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने एक विशेष उनको एक भरोसा किया है कि पूरे डेडिकेशन के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में ये अपना काम पूरा करेगी। तो ये अपने नेचुरल हमारे थॉट्स भी होते हैं और हमारी आदत भी होती है महिलाओं की कि हमें जो जिम्मेदारी हम लोगों को देते हैं और उसी तरह से हम अच्छे से उसमें पूरा अपना 100% देके उसको निभाते हैं। और बात है जो जिम्मेदारी की, जो टेक्सटाइल मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय दोनों के सीनियर मंत्री बहुत अच्छे हैं, अश्विनी जी और पीयूष जी के साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छा मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का लगता है। कोई एक मंत्रालय अकेला कुछ काम नहीं करता, सभी मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े हुए इकोसिस्टम से अपना परिणाम देने की कोशिश करती है। इस तरह से ऐसा नहीं होता कि मैंने जैसे गति शक्ति मॉडल प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि ये पूरे दुनिया में ये मॉडल कहीं पे नहीं है। कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना है तो उसको कैसे गति मिले, कैसे ऐसे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए, इसके लिए जो योजना बनाई है शायद दुनिया में कहीं और नहीं है। तो उनका यश तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो टीम बनी है वो भी उसी के साथ में चिंतन करते हुए जो संकल्प लेके चलते हैं। जैसे हमने वंदे भारत का संकल्प लिया कि हम लोग आजादी के अमृत काल में 75 वंदे भारत ट्रेन का हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। आपने देखा होगा अब तक 15 ट्रेनें अब तक निकल चुकी है और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए यहाँ ही बनी हुई ट्रेन, और वहां पे भी मुझे आपको भी हर्ष होगा कि इसमें बहुत सारी महिला जुड़ी हुई है जो काम करती है टेक्निक के साथ में भी। और जब वर्जन 2 उसका लॉन्च किया गया गांधीनगर टू बॉम्बे, उस दिन मुझे मौका मिला था कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में वो ट्रेन में सफर करूं, और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सवाल जवाब किया कि भाई किस तरह से आप लोग जुड़ना चाहती है। मैंने कुछ बड़ा सा जिम्मा दे दिया है कि आप लोगों को कि 160 किलोमीटर की गति से ट्रेन चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 200 किलोमीटर की गति से चले। तो एक ही आवाज में सबने बता दिया कि नहीं, हम लोग अपना टारगेट, जो संकल्प हमने बड़े लिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि अपने संकल्प बहुत बड़े होने चाहिए, हमारे अंदर गुलामी का एक अंश भी नहीं होना चाहिए, हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो के चलना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह आगे बढ़ना है। और सबसे लास्ट में और सबसे अच्छा होता है नागरिक कर्तव्य। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें मेरा रोल क्या रहेगा। मुझे लगता है कि सूरत शहर के सभी जो भी लोग यहाँ पे भी उपस्थित है वही संकल्प से आगे बढ़ते हैं कि वो कुछ ना कुछ सूरत को देना चाहते हैं, अपने नेशन को कुछ देना चाहते हैं। जो देश के प्रति जो एक संवेदना और एक लगाव से प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए एक भावना जगाई है, ग्लोबली एक जो इमेज बनाई है, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो, दोनों ने बहुत अच्छे से अपने टारगेट लेके आगे बढ़े हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट का रोल होता है, ग्लोबली जो इमेज होती है, प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई, मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना बता सकती हूं कि आज तक ऐसा हुआ था कि हमारी इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन ग्लोबली जो डिमांड है वो इसमें मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, जो फ्यूचरिस्टिक प्लान करते हुए हम लोगों ने उसके ऊपर ये योजना बनाई। लेकिन मैम माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अपनी योजनाओं का जिक्र किया तो मैं जरा ये जानना और समझना चाहूंगी कि टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड केंद्र के तरफ से उसे जो लागू किया गया था वो बंद हो चुकी है। तो क्योंकि आप सूरत से टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या उन कारोबारियों के लिए कोई और ऐसा फंड सामने आएगा, कोई ऐसी योजना सामने आएगी? मैं समझती हूं कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बताया है किसी ने उसी के बारे में आप मुझे पूछ रही है। टफ अपग्रेडेशन स्कीम बंद नहीं हुई है, टफ अपग्रेडेशन स्कीम नई योजना के साथ में, नए नाम के साथ में इंट्रोड्यूस हुई है। जो पुराना था, जो 2014 से पहले सरकार ने कुछ किया था, उसकी सरकार ने उसकी गलतियां का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं।
तो 2014 से पहले जो टफ की स्कीम आई, इसमें इतने सारे गफले हुए, जिसमें ना तो कोई सिस्टम थी, ना कोई ट्रांसपेरेंसी थी। उसको सुधारते सुधारते हमें इतने साल लग गए, और उसके बाद में हमने तय किया कि अब हमको अगर नई स्कीम लानी है तो पुराना झमेला हमें खत्म करना है। उसका कट ऑफ डेट भी दिया गया है, और उसी के कारण उसके बाद में आई PLI, जो प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम जो लाई, उसी के वजह से लिया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ की स्कीम हम लोगों ने करी, और 87 ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स इसमें शामिल हुए, और गुजरात के साथ है, और इसमें सूरत भी जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में जो भी प्रोग्रेस के लिए चाहिए, या तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए चाहिए, अपने आप को बिजनेस को आगे करने के लिए चाहिए, लेकिन जो गलती सरकार ने नहीं की है उसका खामियाजा हम नहीं करेंगे, क्योंकि टफ की योजना 2014 से पहले लाई गई, उसको बार बार उसको नयापन दिया गया, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें लिंकेज किया गया, उसमें GI मैपिंग किया गया, क्योंकि मशीनरी लगी ही नहीं थी और उसका फंड एलोकेट हो गया था। तो ये सब जो चीजें हम लोगों ने सीखी है, इसी के कारण हम लोगों ने नई स्कीम, और जब सूरत की आप प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़े पार्क में जो सूरत के साथ में जुड़े हुए नवसारी, जो वहां पे जो पार्क PM मित्रा पार्क बनने जा रहा है, वो इसी योजना के परिणाम स्वरूप इकोसिस्टम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला रहेगा, क्योंकि पूरे देश में 12 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन गति शक्ति मॉडल की जो मैंने बातें करी, उसी के कारण 7 स्टेट इसमें शामिल हो पाए, जिसको अच्छी सी जिन्होंने लेबर पॉलिसी बनाई, जिसने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, जिसने पावर पॉलिसी बनाई, और जिन लोगों ने एक साथ में 1000 जगह दी, उसी के साथ में हम लोगों ने MOU साइन करके उसका डेवलपमेंट करने का प्लान किया। हम लोग आज तक 3, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में MOU कर चुके हैं। गुजरात की डेट तय है, 21 तारीख को हम मध्य प्रदेश में करेंगे, और उसी के साथ में जितने भी 7 पार्क को मंजूरी दी गई है, वो उसी की प्रकार आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपना कीमती समय दिया है हमें, और ये तमाम जानकारियां साझा की, और जो करेक्शन जो मैम ने किया कि एक इंफॉर्मेशन में शायद थोड़ी सी चूक जरूर हुई थी कि टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड को लेकर के, और आपने कहा कि इसका नवीनीकरण किया है, क्या कुछ और भी चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं, तो इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझने की जरूरत है। जिन लोगों को ये गलत फहमियां थी, तो उसे भी मैम ने दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्लीज मंच पे बने रहिए मैम। ओवर टू यू आयुषी। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं जगदीश जी को भी बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे सूरत में एक सिस्टम बनाई है। मैं बुके नहीं लेती हूँ, लेकिन आपने पहली बार लिया तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए आर्टिजन को जरूर प्रमोट करिए, क्योंकि इसमें महिला है, और महिला जो चीज बनाती है, इसमें दिव्यांग बच्चे भी बहुत कुछ चीजें बनाते हैं। क्योंकि ये बुके मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगी, अगर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई चीज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया था, या पुस्तक देना है, या तो हमें खादी का रुमाल देना है, लेकिन उससे बढ़कर हम लोगों को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, जैसे बहुत सुंदर सा दुपट्टा आपने पहना हुआ है, तो ऐसे ही जरी की बहुत सारी प्रोडक्ट जो सूरत की है वो हमने बनाई हुई है। जरी की ओरिजिनल पहचान खत्म होने जा रही है, तो जिनको GI टैग मिला हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज ढूंढने से सूरत में भी आपको मिल जाएगी, तो जरूर इसके बारे में आप ध्यान रखिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा CEO एंड एडिटर इन चीफ भारत 24 को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, और साथ में मनोज जग्यासी सर को, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भारत 24 को, और साथ ही में मैं मनीष देसाई सर को, जो कि एडिटर गुजरात भारत 24 के हैं, और हमारे साथ मंच पे हमारी गुजरात की शान मिस क्वीन कच्छ भी खड़ी है, रिद्धि अग्रवाल। तालियों से हम सब इनका सम्मान करते हैं।
अब नेक्स्ट मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हर्षद मेहता सर को, जो कि IPS DCP सूरत के हैं। सर आप प्लीज मंच पे आइएगा। हमारे अगले अतिथि को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि है आदर्श पटेल, पार्टनर ऑफ संगिनी ग्रुप। इसी के साथ मैं फिर से डॉक्टर कौशल को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं अल्पेश कोटरिया जी को भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्रीन ग्रुप वनीला स्काई अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी के डायरेक्टर हैं। अच्छा, हमारे साथ उनका बेटा आया हुआ है, तो उनके लिए हम जोरदार तालियां प्लीज। इस इवेंट में जयेश देसाई, जो कि ग्रुप चेयरमैन राजहंस मोन्टेसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी काफ़ी योगदान रहा है, वो हमारे साथ यहाँ है नहीं, बट हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई वुड रिक्वेस्ट नाउ यू ऑल टू प्लीज टेक योर सीट्स। साथ ही में वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैनल डिस्कशन, जिसके लिए मैं सुरभि जी को कहूँगी कि आप प्लीज स्टेज पे रहें, और साथ ही में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले गेस्ट्स को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपको वापस बार बार स्टेज पे बुला रही हूँ, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर हर्षद मेहता को सबसे पहले स्टेज पे, जो कि IPS DCP सूरत है। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे आदर्श पटेल, पार्टनर इन संगिनी ग्रुप, और साथ ही में डॉक्टर कौशल पटेल, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। थैंक यू सो मच सर।
तो कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ हम सेकंड सेशन में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद जो अतिथि है उनसे एक बार फिर से मैं तारुफ आप सभी का करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हर्षद मेहता जी और आप सूरत के IPS DCP हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आदर्श पटेल जी, संगिनी ग्रुप को लीड करते हैं आप, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मंच पे मौजूद है डॉक्टर कौशल B पटेल जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। और सबसे पहला शुरुआत में हर्षद मेहता जी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि आप सूरत की क्योंकि IPS और DCP हैं जो आपके कंधों पर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी देते हैं और आपने कैसे सूरत सिटी को लोगों के लिए बहुत ज्यादा महफूज यानी सेफ बनाया है, इसमें क्या कुछ योगदान रहा है और आगे आने वालों समय में कितना सेफ आप और ज्यादा सूरत को देखते हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे सर। सो माइक। नमस्कार। सूरत जैसे अगले स्पीकर ने भी बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। UN का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने बताया कि जो एशिया के 4 जो सिटीज लिए उसमें से 2 इंडिया के पूना और सूरत को लिए जो सबसे माइग्रेटरी सिटीज है। तो सूरत पहले से ही बिजनेस और इंडस्ट्रीज में बहुत आगे रहा है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर की बात और कानून व्यवस्था की, जैसे आपने बताया, ये बिल्कुल सेफ, जैसे पूरे गुजरात में एक अच्छी चीज है कि पूरा सलामती के बारे में लोग, कोई भी बहन बेटियां रात को 2 बजे निकलती है, वो एक पैरामीटर्स रहता है। सूरत में काफी जो लोगों की एक हार्मोनी रहती है, एक सुसंवादिता रहती है, उसमें ये पुलिस और पब्लिक दोनों का एक तालमेल ऐसा रहता है। तो उसी हिसाब से पूरे सिटी में एक सेफ्टी का माहौल रहता है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, क्राइम के फिगर्स आप देखेंगे तो इंडिया में ये सूरत सिटी 5th सेफेस्ट सिटी है। लेकिन यदि हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो पब्लिक को ये एहसास है कि वी आर सेफ इन सिटी। तो उसी के मामले में जो सूरत में 3-4 चीजें जो यहां करवाई जाती है, सबसे पहली जो चीज है वो पब्लिक और पुलिस का जो तालमेल है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ के जो लोग हैं, तो इसका और पुलिस का एक बड़ा तालमेल रहता है जो हम कम्युनिटी पुलिसिंग के हिसाब से करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल से सूरत सिटी में जितने भी गार्डन्स और बगीचे है पूरे सिटी में, जहां लोग मॉर्निंग वॉक करते, तो पूरे सिटी में सभी बड़े गार्डन्स में पुलिस सुबह में 6:30 बजे 6:45 मिनट्स पब्लिक के साथ गार्डन में वॉक करती है, योगा करती है और बातें करती है। जितने भी स्मॉल इश्यूज है उसके, तो वहां गार्डन में जैसे और पब्लिक दोनों इंटरेक्शन करेगी, उसके छोटे मोटे इश्यूज ध्यान में आएंगे। तो इससे ऐसे काफी कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि पुलिस की प्रेजेंस भी रहे। मैं आपको दूसरी एक चीज बताऊं कि जो हमारे पब्लिक कॉल रिस्पॉन्स PCR रहते हैं, तो मुझे बताने में बहुत खुशी है कि पूरे सिटी में एवरेज PCR का टाइम, कोई भी 100 डायल करता है तो पुलिस का वहां पहुंचने का हमारा एवरेज टाइम 10 मिनट्स है। विदिन 10 मिनट्स पुलिस वहां पहुंच जाती है। का कोई महिला का इश्यू है, कोई सीनियर सिटीजन का इश्यू है, तो पुलिस है ये बिल्कुल इजीली रीचेबल है। तो ये पब्लिक को एक सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी का एक बड़ा एक हमारी ओर से हो रहा है। बाकी के जो मेजर जो इश्यूज है, जैसे ड्रग्स, अभी ये हमारे सामने एक बड़ा इश्यूज है यंगस्टर्स में। तो पिछले 2 साल से हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एक मुहिम चलाई है लोगों के साथ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के साथ, कम्युनिटी पुलिस, पब्लिक के साथ। जैसे आपने लास्ट ईयर बड़ा मैराथन हुआ था, 30,000 से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, यही थीम पे। तो पूरा एक मुहिम रहा है कि ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे चौथी जो चीज मैं आपको बताऊं कि यहां ये पूरा जो सिटी है, माइग्रेशन है, इसके इश्यूज है, लेकिन इसके अलावा भी यहां एक भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, एक भी गैंग नहीं है।
जो भी क्राइम बनते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए एक टफ माइग्रेटरी सिटी होता है, उसमें एक टफ चीज ये होती है कि क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन रहती तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन माइग्रेटरी पॉपुलेशन रहती तो उसको पुलिस का एक टफ जॉब रहता है। फिर भी उसके अलावा भी पुलिस ने काफी इंडस्ट्रियल पीस हो और या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात हो तो उसमें कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम सूरत सिटी में नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज। सेफेस्ट प्लेस बताया आपने सूरत को, Yeah. तो जरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आए दिन हम बहुत ज्यादा साइबर ठगी के मामले सुन रहे हैं। Right. इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जमीनी स्तर पर तो पुलिसकर्मी जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं, क्राइम रेट्स को ऐसे तो रोका जा सकता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे कैसे रोकेंगे? बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने अभी रेज किया है, क्योंकि साइबर क्राइम जो है ये ऐसा नहीं है कि यहां सूरत में कोई एक कोने में बैठ के किसी को चीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई झारखंड के या फिर पश्चिम बंगाल में बैठ के। दूसरी चैलेंज इसमें ये है कि अपना आइडेंटिटी है उसको हाइड करके ये लोग पब्लिक को चीट करते हैं। तो इसमें अवेयरनेस साइबर क्राइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी यही पूरे अवेयरनेस कैंपेन लोगों को ये अवेयर रहे। जैसे आरबीआई भी बताती है कोई ओटीपी नहीं दे, कोई अपने अननोन लिंक पे कोई शेयर नहीं करे कोई डेटा। ये पूरे मुहिम पूरे 2 साल से सूरत सिटी में साइबर संजीवनी करके एक बड़ा प्रोग्राम, कम्युनिटी प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़े, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे इसमें जोड़े हैं। और जो बच्चे यंगस्टर्स है जो काफी इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, उसी को माध्यम बना के पूरे सिटी में यूथ को साइबर एम्बेसडर बनाने की एक मुहिम चल रही है। उसी के माध्यम से कोई लोग कोई भी तरह से ये साइबर के शिकार नहीं बने, उसमें काफी अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। दूसरी चीज, सूरत सिटी की हमारी जो साइबर क्राइम की जो ब्रांच है उसमें अभी गुजरात के काफी स्टेट्स, ये जामतारा हो या फिर वेस्ट बंगाल हो या नोएडा हो या फिर इवन नाइजीरियन कंट्रीज से भी, अभी पिछले हफ्ते हमने एक महिला प्रोफेसर का ये एक्सटॉर्शन का साइबर का जो मामला था उसी में उसको सुसाइड किए थे, एक रांदेर पुलिस स्टेशन में गुना किया। पिछले हफ्ते ही अभी हमारे वो अंडर कस्टडी है। बिहार से 3 अक्यूज को बिहार से लेकर इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक को अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उसका डिटेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का डिटेक्शन सूरत सिटी का है। और बहुत बहुत बधाई देंगे सर आपको इसके लिए, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब 0 क्राइम रेट्स होंगे सूरत में। एक बार फिर से जोरदार तालियां सर के लिए। और अब मैं अगले मेहमान की तरफ आगे बढ़ूंगी। आदर्श पटेल जी, संगिनी ग्रुप को लीड करते हैं आप, रियल स्टेट में जाना माना नाम है आपका। क्योंकि अभी मैंने दर्शना मैम को भी सुना जब आपकी तारीफ कर रही थी, आपकी डिजाइन्स की तारीफ उन्होंने की है, तो वाकई आपका काम काबिले तारीफ है। और इसी वजह से लोगों के मुख से भी इस तरीके के आपको शब्द सुनने को मिल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पर। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी आदर्श जी कि इस कंपनी का ये कहना है कि एक मिशन है डेवलपिंग हैप्पी सोसाइटी बनाना, तो इस मिशन के पीछे का क्या उद्देश्य और ये आइडिया स्टक कैसे किया आपके माइंड में? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सी, आज मिशन जो है वो पर्पस है कि हम लोग ये रियल एस्टेट बिजनेस में क्यों हैं। जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका एक पर्पस रहता है कि भाई उसको गेम में पैशन है, गेम खेलना है। उसका पर्पस ये नहीं है कि उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, राइट। तो वैसे हमारा ये पैशन है, हमारा ये पर्पस है कि हमको हैप्पी सोसाइटी डेवलप करनी है। और वो क्यों? क्योंकि हम लोग जो ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं और हमारे जो कस्टमर है वो जो हमारी प्रोडक्ट से खुश होते हैं, उसमें हमको जो अंदर से एक शांति और मजा आता है, वो ही हमारा एक बोलते हैं प्रॉफिट मानते हैं हम उसको। और इसीलिए हमने ये मिशन स्टेटमेंट रखा है कि हम लोग को डेवलपिंग हैप्पी सोसाइटी डेवलप करनी है, और यही सेंटर में रख के हम हमारे सब डिसीजन और काम करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सपनों का आशियाना कोई बुन रहा हो तो उस आशियाने को, उनके सपनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उनके सपने को समझते हुए उस आशियाने को आप उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। करेक्ट।
जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर कुशल भी पटेल जी भी हैं। तो डॉक्टर कुशल जी, आपके पास 12 साल का अनुभव है और आप कैंसर से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर रहे हैं काफी लंबे समय से। लेकिन देखिए, कैंसर को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर भी डर रहता है कि शायद इसका जड़ से अब तक भी कोई इलाज नहीं है। इसको लेकर लोग बहुत पहले ही पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों के लिए एक संदेश मैं आपसे चाहूंगी, और साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इस करियर को आपने कैसे चुना? क्योंकि जब कोई नॉर्मली अपना डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद से उसके जहन में बहुत सी चीजें आती हैं, तो फिर डॉक्टर की डिग्री क्यों? गुड आफ्टरनून। डॉक्टर की डिग्री क्यों, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा जो स्टडी पीरियड क्योंकि था, इसका कोर्स भी तो बहुत लंबा होता है। वही बता रहा हूँ कि जो मेरा स्टडी पीरियड था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 15 years, and it passes through the Ahmedabad, then USA, then Europe, then once again in Ahmedabad, once again in Mumbai, then once again Ahmedabad, and then last the Surat. मेरा जो कोर्स है, जो कैंसर स्पेशलिटी, जो क्वालिफिकेशंस है, वो मुझे मिला 2013 तो 2012-13, and when I started in practice in Surat, I was the first qualified cancer specialist in whole South Gujarat in 2013. डॉक्टर की जो डिग्री है या डॉक्टर का जो ड्रीम, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने सोचा नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडी। बट जैसे जैसे पढ़ाई चलती गई, वैसे वैसे आगे कोर्स चलता गया। पहले MBBS किया, फिर MD किया, फिर DM किया, फिर फेलोशिप किया, एंड अल्टीमेटली एक सेटल हुआ कि एट प्रेजेंट, उस वक्त जो कैंसर जो फील्ड था, उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च, इनफैक्ट आज भी सबसे ज्यादा रिसर्च जो है वो कैंसर के फील्ड में ही हो रहे हैं। सो एक वो हिसाब से कि द अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू अर्न एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कम्युनिटी, दोनों चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा थी। सो इसीलिए मैंने एक डॉक्टर और पर्टिकुलरली कैंसर स्पेशलिस्ट की जो चॉइस है वो एक सिलेक्ट किया, और वो एक कुछ हद तक सक्सेस या सही भी हुआ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, मैं दिन के 5-7 कैंसर पेशेंट्स देखता था। आज इन 2023 में दिन के मोर देन 100 कैंसर पेशेंट्स देखता हूं। सो इट इज वन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कम्युनिटी, टू सेव द पेशेंट्स फ्रॉम द कैंसर। सो जो ड्रीम या जो एक एम्बिशंस जो भी कहे आप, वो कुछ हद तक मेरे लिए सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन एक और चीज इसके साथ में मैं पूछना चाहूंगी, जैसे जो पहले स्टेप्स होते हैं कैंसर के, तो उस लक्षण को कैसे कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये कैंसर के ही लक्षण हैं? क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। राइट। कैंसर के इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं या सिम्टम्स रहते हैं, जैसे वीकनेस, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगनी। दिस आर द सम ऑफ द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो किसी भी डिसीज या किसी भी रोग के अंदर होते हैं, और हम ये कह नहीं सकते कि ये सिम्टम्स होने से अपने को कैंसर होता है। नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द केसेस कैंसर्स के अंदर ट्यूमर या गांठ, सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं, वो अपने को देखने को मिलता है। इनिशियली इन स्टेज 1, स्टेज 2 में भी ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई भी सिम्टम्स नहीं हो, वैसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। सो इसी के अंदर हम एडवाइस यही करते हैं जनरल पॉपुलेशंस के अंदर, नॉट ओनली इन पेशेंट्स, कि अपना जो हेल्थ चेकअप है, अपना रूटीन चेकअप है, अपने को साल में एक बार कराना चाहिए, जिसकी वजह से हम कैंसर या कोई भी बीमारी को इनिशियल स्टेजेस पे या प्री कैंसर स्टेजेस पे उसको कैचअप कर सकते हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा और सवाल मैं जरा पूछना चाहूंगी आपको, कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कीमोथेरेपी से भी गुजर रहे होते हैं, और क्योंकि वो पेन बहुत ज्यादा होता है उनकी बॉडी में, तो ऐसे में क्या कीमोथेरेपी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे वाकई ये गारंटी उन्हें दी जा सके कि आपकी जान बच जाएगी? अगर आप बिल्कुल उस लेवल के स्टेज पर भी हैं जब आपकी जान के लिए भी ये कह देते हैं डॉक्टर्स की 90% ही चांसेस है कि शायद नहीं, तो आपसे समझना। बेसिकली chemotherapy is the backbone of the cancer treatments, or we can say was the backbone of the cancer treatments. In 2023 में हमारे पास कीमोथेरेपी के अलावा
बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑप्शन है, जैसे कि इम्यून थेरेपी, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, जिसका इम्पैक्ट ओवर द कैंसर इज वेरी नाइस, रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा आता है, और सेकंड कि उसकी साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहती है। सो ये दोनों ऑप्शंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स अगर हम कैंसर के एडवांस स्टेज के अंदर अगर जरूरत पड़ती है और यूज करते हैं तो इट इज वेरी फ्रूटफुल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। तो इससे अपने को दो एडवांटेज होते हैं। एक, वी कैन गिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट्स की जो कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है, लाइक हेयर लॉस, वॉमिटिंग, वीकनेस, ओरल अल्सरेशंस, या मेजोरिटी ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी, पेन या जो भी है, वो सब चीजें इसकी वजह से नहीं होती। सो वी कैन गिव क्वालिटी ऑफ द लाइफ। दूसरी चीज है कि दीज आर द बेटर देन कीमोथेरेपी, सो उससे हम रिजल्ट और लंबी लाइफ भी दे सकते हैं। और एक चीज की इन 2023 के अंदर जो भी कीमोथेरेपी हम यूज कर रहे हैं, दे आर मोर और लेस सेफ, नॉट मेजर साइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट सम सॉर्ट ऑफ द हेयर लॉस विद सम कीमोथेरेपी ड्रग्स। बाकी 90% कीमोथेरेपी में आज हेयर लॉस भी नहीं होते हैं। So, sir, is there any kind of special diet to the cancer patients? Sorry? Is there any special diet? कोई ऐसे खान पान को लेकर के कोई ऐसे नियम कैंसर पेशेंट्स के लिए? नो, एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट। देयर इज लॉट्स ऑफ मिथ रिगार्डिंग द कैंसर पेशेंट्स डाइट कि भाई आपको शुगर नहीं खानी चाहिए, आपको अनाज नहीं खाना चाहिए, आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए, आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बट नथिंग लाइक दैट। द पेशेंट ऑफ द कैंसर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, more proteins. So specifically we advise them to eat more proteins and more energy containing foods, whatever it is, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के अंदर जो नॉर्मल सेल्स है उसको रिकवरी के लिए मोर न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है रादर देन द कैंसर सेल्स इटसेल्फ। द कैंसर के जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही कहा जाता है कि इट्स अनकंट्रोल ग्रोथ। सो कोई भी न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है उसकी वजह से कैंसर का ग्रोथ नहीं होता है। This is only myth. So cancer patient can eat any food. Only thing is it should be healthy and hygienic. थैंक यू सो मच सर। आदर्श जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि शहर में जो नया क्षेत्र जिसको डेवलप अभी किया जा रहा है, तो ऐसे में डेवलपमेंट को लेकर मैं समझना चाहूंगी कि डेवलपमेंट प्लानिंग और साथ ही टाउन प्लानिंग का इस वक्त कितना असर दिखाई दे रहा है सूरत में? देखो, कोई भी सिटी का डेवलपमेंट उसकी टाउन प्लानिंग स्कीम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही होता है, एंड इट इज वेरी क्रूशियल। आप बोल सकते हो कि आपका बॉडी का जो हार्ट है वो है ना। तो और पर्टिकुलरली सूरत में और इवन गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पहले से बहुत अच्छे से हो रहा है, और फ्यूचर डेवलपमेंट कंसिडर करके ड्राफ्ट प्लान अभी 2035 तक का डेवलपमेंट प्लान है, और उसके ऊपर सब काम चालू है। सो डेवलपमेंट प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और वैसे भी गुजरात को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सबसे ज्यादा आगे भी माना जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के तौर पर गुजरात में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रहा है। तो मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगी कि आने वाले समय में BRTS और मेट्रो भी आने ही वाले हैं, तो ऐसे में 4 व्हीकल जो लोग उपयोग करते हैं उन लोग के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाला समय ट्रैफिक जाम की समस्या को दिखाएगा, सबके सामने रखेगा। ऐसे में जरा ये बताइए कि जब आप इस तरीके से टाउन को प्लान करते हैं तो ट्रैफिक की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे आखिर अपने आप को कैसे निकालेंगे? देखो, अभी जितनी भी नई टाउन प्लानिंग स्कीम डेवलप हो रही है उसमें मिनिमम 18 मीटर विड्थ के रोड्स रखे हैं। सो रोड की विड्थ बढ़ा दी है। दूसरा कि मेट्रो और BRTS जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जितनी बढ़ेगी उसका जितना यूज होगा उतना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजक्शन कम होगा। थर्ड पॉइंट, सूरत में पहले से ही फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का प्लान इतने अच्छे से हो रहा है और इतने एडवांस में कर रहे हैं, तो अभी तक ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम इतना हो नहीं रहा है। हालांकि इतने लेवल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक कंजेशन जो मुंबई और दूसरे सिटीज में फेस हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो है ना। तो और पर्टिकुलरली सूरत में और इवन गुजरात में टाउन प्लानिंग स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत पहले से बहुत अच्छे से हो रहा है, और फ्यूचर डेवलपमेंट कंसिडर करके ड्राफ्ट प्लान अभी 2035 तक का डेवलपमेंट प्लान है, और उसके ऊपर सब काम चालू है। सो डेवलपमेंट प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्योंकि हम बात कर रहे हैं और वैसे भी गुजरात को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सबसे ज्यादा आगे भी माना जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के तौर पर गुजरात में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रहा है। तो मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगी कि आने वाले समय में BRTS और मेट्रो भी आने ही वाले हैं, तो ऐसे में 4 व्हीकल जो लोग उपयोग करते हैं उन लोग के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाला समय ट्रैफिक जाम की समस्या को दिखाएगा, सबके सामने रखेगा। ऐसे में जरा ये बताइए कि जब आप इस तरीके से टाउन को प्लान करते हैं तो ट्रैफिक की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे आखिर अपने आप को कैसे निकालेंगे? देखो, अभी जितनी भी नई टाउन प्लानिंग स्कीम डेवलप्ड हो रही है उसमें मिनिमम 18 मीटर विड्थ के रोड्स रखे हैं। सो रोड की विड्थ बढ़ा दी है। दूसरा कि मेट्रो और BRTS जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जितनी बढ़ेगी उसका जितना यूज होगा उतना रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजम्पशन कम होगा। थर्ड पॉइंट, सूरत में पहले से ही फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का प्लान इतने अच्छे से हो रहा है और इतने एडवांस में कर रहे हैं, तो अभी तक ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम इतना हो नहीं रहा है। हालांकि इतने लेवल पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक कंजेशन जो मुंबई और दूसरे सिटीज में फेस हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। हर्षद मेहता जी से भी एक लास्ट सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगी। सर, क्योंकि आपने सेफ्टी की बात की तो सेफ्टी के लिहाज से ही मैं जरा आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने यंगस्टर्स का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, तो जब ड्रग्स की बात हो या फिर वुमेन सेफ्टी की बात हो तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं किसी परेशानी से जूझ रहा है लेकिन वो पुलिस तक रीच आउट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो डर होता है, वो खौफ होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, हम परिवार में जाकर के कैसे क्या कहेंगे, उनके लिए एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? यहाँ पुलिस बहुत रीचेबल है जी। दूसरी चीज मैंने जैसे बताया कि हमारा गुड मॉर्निंग सूरत चल रहा है तो गार्डन में भी लोग अप्रोचेबल है जी। तीसरी चीज एक हमने इनोवेटिव यहाँ ये किया है कि सभी गार्डन, स्कूल, कॉलेजेस में सजेशन बॉक्स रखे और वो सजेशन बॉक्स उसमें कोई भी बिना अपना नाम लिखे जो भी पुलिस रिलेटेड इश्यूज है वो इश्यूज उसमें रेज कर सकते हैं। वो सजेशन बॉक्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स खोलते हैं और उसी में जो भी प्रॉब्लम्स पब्लिक के होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, काफी ऐसे इश्यूज पुलिस को जानने को मिले कि जो सजेशन बॉक्स में पब्लिक ने डाले और उसी में से काफी चेंज भी पुलिसिंग में आया। तो पुलिस को अप्रोच करना बहुत इजी है। दूसरी चीज, जैसे आपने महिलाओं की सेफ्टी के बारे में एक इश्यू रेज किया, तो हमारी जो पूरे सूरत सिटी में सभी पुलिस स्टेशन में एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ 4 लोगों की शी टीम है। तो पूरे सिटी में कोई भी जहां महिलाओं का शॉपिंग सेंटर है, जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है, मार्केट है, स्कूल कॉलेजेस है जो जहां गर्ल्स ज्यादा उसकी मूवमेंट रहती है, सीनियर सिटीजन्स है जितने भी, तो शी टीम इनिशिएट करके वहां प्लेन क्लोथ में वॉच करती है जितनी पब्लिक प्लेसेस है। जो सीनियर सिटीजन महिलाएं वगैरह है तो उसके घर जाके विजिट करती है और कोई भी प्रॉब्लम है तो महिलाओं के जितने, जैसे सूरत है वो यहाँ बड़े फेस्टिवल्स का काफी लोग एंजॉय करते हैं, लोग काफी रोड पे भी प्रोसेशन के फॉर्म में भी निकलते हैं। तो ऐसे जब प्रोसेशन वगैरह होते हैं कि जहां महिलाएं, जैसे नवरात्र भी बहुत बड़े पैमाने में होता है, गणेश चतुर्थी में लोग बहुत बड़े मात्रा में यहाँ निकलते हैं, तो ऐसे सभी त्योहारों में हमारी ये शी टीम खानगी में भी वॉच करती है। तो पब्लिक के साथ उसको किस तरह से काफी इश्यूज पुलिस सामने से इनिशिएट करके उसमें से निकालती है और काफी इश्यूज पब्लिक में से भी पुलिस को मिलते हैं, उसी हिसाब से ये सेफ्टी का माहौल बना रहता है। बहुत शुक्रिया हर्षद सर। और इनफैक्ट मैं तमाम स्टेट के पुलिस कर्मियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा कि सर ने बताया कि एक सजेशन बॉक्स की शुरुआत उन्होंने की, तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स में इन सजेशन बॉक्स को लगाया गया ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति आकर के वहां अपना बिना नाम बताए अपनी समस्या रख सकता है, जिसका समाधान पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है। और ये बहुत नेक आइडिया है सर, इसके लिए आपकी तारीफ तो बनती है। और साथ ही साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियां एक बार फिर से सर के लिए जरूर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए और हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू।
तो कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और हम अंतिम सेशन की शुरुआत करेंगे। जीतू भाई वखारिया जी हमारे साथ इस वक्त मंच पे मौजूद है। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा सर। आप सूरत के कपड़ा संघ के अध्यक्ष हैं सर। इस भूमिका के साथ ही कई सारी जिम्मेदारियां भी आप पर होंगी, तो उन जिम्मेदारियों को जरा हम समझेंगे कि वो उन जिम्मेदारियों को आप कैसे निभा रहे, क्योंकि कपड़ा उद्योग सूरत इसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। सबसे पहले तो मैं सब लोग को प्रणाम करता हूं। आपने जो मुझे सवाल किया जी, उसके बारे में कल ही हमारा डिस्कशन था। एक हमारे कलेक्टर साहब हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट में आए थे और उन्होंने जो हमारी जो बात कही कि भाई आप सोशल इकोलॉजी को भी साथ में चलिए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें एयर का एमिशन देखना है, वाटर का देखना है, सॉलिड वेस्ट का देखना है, लेकिन साथ साथ में हम लोग ने वहाँ पे जैसे अभी 3 बड़े गार्डन हमने डेवलप किए जिसके अंदर आपको हर किस्म के पशु पक्षी दिखते हैं, बटरफ्लाई दिखता है। तो वो एक हमारा कल इंसिडेंट था, उन्होंने इसने बताया हम लोग हरदम सूरत के कोई भी डेवलपमेंट के अंदर अगर हमारा सहयोग नहीं होवे, ऐसी बात नहीं है। वैसे सूरत में डायमंड है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इतनी अहम है। ये सूरत के 3 बड़े पिलर है। वो पिलर के ऊपर जो आज जैसे मेहता साहब ने बताया कि यहाँ की इंडस्ट्री है, हम लोग बहुत खाली पैसा कमाना नहीं चाहते, साथ में कोई भी चीज होती है तो वो सबके लिए है। बीच में वो एक बात जैसे मेहता साहब को हमारे तोमर साहब के साथ हमारा काफी नजदीकी रिश्ता है। जब वो 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चे के साथ क्यों व्यवहार हुआ, तब उन्होंने हमारे पास आए थे। आज 2-2.5 साल पहले हमने एक ये जो बेबी केयर सेंटर चालू किया है, जो हम पांडेसरा के अंदर एक स्कूल भी चलाते, इसमें 1500 लड़के हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पे वो आरपीएम डे कैंसर बराबर चालू है और तोमर साहब ने हमें बोला था कि 2 या 3 बार मैं सरप्राइज विजिट करूंगा, तो हर बार उन्होंने उनको सब परफेक्ट पाया हुआ है। दूसरी एक बात कि जो सोशली है, पुलिस के साथ करके हमने पांडेसरा के अंदर पांडेसरा पुलिस स्टेशन और हमारा एसोसिएशन ने 1021 बोतल हमने खून का, जो बच्चे को खून नहीं मिलता था, तो हमने 2 मिलके वो भी काम किया है। पिछले महीने की मैं बात गिना रहा हूँ। तो ये सब चीजें हम इतनी ही जिम्मेदार आदमी है और हम लोग ओरिजिनल सुरती है। ओरिजिनल सुरती को सूरत का सबसे पहले प्यार और जो लगाव है वो हम लोग को है। हमने क्या है कि ये ताप्ती नदी का जैसे जिक्र किया, लेकिन साथ में एक दूसरा नहीं जिक्र किया। मैं जब ऑस्ट्रिया गया था, एक हमारे जो गंदा पानी है उसको कैसे ट्रीट करने का, तो वहां पे गया तो टेक्नोलॉजी हमको खरीदना था। उन्होंने गूगल पे देखा, अरे ताप्ती नदी तो है ये, लेकिन इतना समंदर, अगर एक तरफ मीठा पानी है और एक तरफ ट्रीट करके आप समंदर में पानी डालना चाहते हैं, तो ऐसा सिचुएशन वर्ल्ड में बहुत कम है। जो सूरत का डेवलपमेंट हुआ, उसकी जो ज्योग्राफिकली जो भी है वो भी इतनी अहम रखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आपके पास मैं लौटूंगी और हमारे साथ मुकेश पटेल जी भी इस वक्त मौजूद हैं। आप डायमंड के बिजनेस की दूसरी पीढ़ी हैं और साथ ही मैं ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं ग्रीन लैब डायमंड्स का,
तो ग्रीन लैब डायमंड्स ये नाम कैसे जहन में आता है और साथ ही साथ इसके पीछे की क्या कुछ कहानी रही, क्योंकि नेचुरल डायमंड और लैब में बनाए गए डायमंड इसके बीच का अंतर भी मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि डायमंड असल में तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सख्त पदार्थ होता है, तो लैब में आप इसका निर्माण कैसे कर देते हैं? नमस्ते। पहले तो लैब ग्रोन डायमंड जी आजकल अभी हिंदुस्तान के अंदर तो अभी जस्ट मेरे ख्याल से निर्मला जी सीतारमण ने पार्लियामेंट में बोला था, ऑप्टिकली केमिकली इज ए सेम प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल डायमंड। ये जो लैब डायमंड है वो जो डॉक्टर साहब है उन लोगों को जल्दी आइडिया आ जाएगा, ये वन काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। माइन डायमंड और लैब डायमंड दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये डायमंड जो माइंस में बनता है जो डायमंड, वही प्रक्रिया एक मैन मेड, मतलब मैन जो बनाते हैं वो, मतलब कोई मैन तो खाली है, बाकी पूरा प्लाज्मा के अंदर वो जो जमीन में जितना प्रोसेस था वही प्रोसेस ऊपर होता है और ये डायमंड क्रिएट होता है। ये भी 100% टाइप 2 ये है। और आजकल यूएसए में नहीं, पूरे मतलब अभी भारत में भी, क्योंकि डायमंड इज फॉर फैशन। आज यूएसए के अंदर डे बाय डे इसका मार्केट इतना बड़ा होता जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अभी ये डेवलप हो रहा है। सूरत के अंदर, गुजरात में कृषि के बाद में लार्जेस्ट रोजी रोटी देने वाली इंडस्ट्रीज ये खड़ी हो रही है और ये 100% है। आत्मनिर्भर भारत में ये वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज है। इसके लिए आपको समझने के लिए पहले तो एक बार मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, मेरी फैक्ट्री पे आइए, उधर आके आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तब आपको आइडिया आएगा कि ये डायमंड क्या है। तो माइन डायमंड एंड लैब डायमंड में कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर, दूसरा सवाल भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है दिनेश नवादिया जी। आपसे मैं ये जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि डायमंड का जब हम जिक्र कर ही रहे हैं, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं आप, और ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं इंडियन डायमंड्स को लेकर ही आगे की पढ़ाई और ज्यादा करना चाहते हैं या अपना कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो पहले से हीरा कारोबारी हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? क्योंकि 70% तो अब तक भागीदारी सूरत की मानी जाती रही है विश्व भर में कि कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, तो संदेश आपका सर। नमस्कार। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार और गुजरात सरकार और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 3 लोगों ने मिलके ये आईडीआई का 30 साल पहले गुजरात के अंदर, खास सूरत के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। पूरे भारत के अंदर एक ही ऑफिस इंस्टीट्यूट है डायमंड ट्रेडिंग के लिए, जहां कट एंड पॉलिश, डायमंड ज्वेलरी और डिजाइन ज्वेलरी, ये तीनों चीज डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है। बीएससी ग्रेजुएशन के तरह 12 धोरण के बाद आप 3 साल का कोर्स वहां करेंगे तो आपको बीएससी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वहां से दिया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट के अंदर पूरे भारत के अंदर से और विदेश के अंदर से हर साल यहाँ 150 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और पूरे फुल एडमिशन गुजरात के बाहर के स्टेट के लोग और भारत के बाहर के लोग स्टूडेंट यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, लेने के लिए आते हैं। आज की तारीख के अंदर डायमंड टेस्टिंग लैब का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जहाँ जैसे इंटरनेशनल लैब है, आईजीआई है, जीआई है, एचआरडी, ऐसी आईडीआई को भी मान्यता है, तो हम उसको आइडेंटिफिकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके लैब को हम डेवलप करना चाहते हैं। और गुजरात सरकार के पास भी हमने ये बजट के अंदर डिमांड किया था। आज मेरे सामने हमारे एमपी और डायमंड इंडस्ट्री के एरिया के ही है और वो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि डायमंड इंडस्ट्री को ये बजट के अंदर गुजरात सरकार ने कुछ नहीं दिया है, तो शायद ये बैन के प्रयत्न के माध्यम से पैसा 15 करोड़ रुपया ये डेवलपमेंट के लिए हमने मांगा है, शायद वो मिल जाता है तो ये इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल का हम बनाने जा रहे हैं कि जिसके कारण भारत के स्टूडेंट को और बाहर के स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बीए का ग्रेजुएशन, कॉमर्स ग्रेजुएशन या बीएससी ग्रेजुएशन करेंगे और बाहर पढ़ेंगे तो आपको 15,000 की जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके जाते हैं उसको कम से कम 30 से 35,000 की महीने पे और पहले से ही
कंपनी का यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई स्टूडेंट है तो हमको रिक्वायरमेंट है, तो जॉब प्लेसमेंट 100% है। ठीक है सर, आपके पास अगले सवाल के साथ भी लौटूंगी। एक बार फिर से जीतू भाई बखारिया जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आपने कपड़ा उद्योग का जब जिक्र किया तो कई बातों का जिक्र यहाँ ये भी आता है कि कपड़ा उद्योग पर असर भी इस समय में हमें काफी ज्यादा नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि जब ई वे बिल आया तो इससे कपड़ा उद्योग पर असर पड़ा है, और जो समस्याएं इस वक्त अगर व्यापारी महसूस कर रहे हैं तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए भी क्या कोई आगे आप कुछ प्रोसीजर को सोच रहे हैं? एक्चुअली ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 के दिन से, और ये अपने आप में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है, ये पूरा भारत का जो टैक्स सिस्टम था उसको बदल दिया हुआ है। और ये एक्चुअली सूरत की जो मैं टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करता हूँ, जीएसटी के अंदर पहले जो प्रपोजल आया उसमें उसका 18%, क्योंकि हम जॉब वर्क करते वो सर्विसेज में 18% में था। जब मैंने दिल्ली जाके दर्शना जी के साथ और हमारे CR पाटिल जी के साथ वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, तो मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ। उसके 15 दिन पहले CNBC चैनल पे जेटली जी और हसमुख हरिया जी आए थे। सबसे पहला डिक्लेरेशन हमारा हुआ, उन्होंने 18 में से 5 हमको करके दिया। आज पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर इतनी तंदुरुस्ती से चल रही है, श्रेय अगर जाएगा तो हमारे बड़ा प्रधान श्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने एक ही झटके में बोला कि नहीं इसका कर दो, तो ये सब बहुत बड़ी बात है। बाकी दूसरी बात, देखो कोई भी चीज में चेंजेस होता है, जैसे जीएसटी में चेंजेस हुआ था, शुरुआत में बहुत रेजिस्ट हुआ था। उन दिनों में मेरे ख्याल से 100, 120, एक बार तो 90,000 करोड़ आया था। अभी पिछले महीने 1,87,000 करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जो कितने ऐसे कानून हैं वो स्टेट के या सेंटर के, उसका एक करके कर दिया हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मैं इसका जीएसटी के लिए नहीं समझता हूं कि सूरत की कोई पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई भी इश्यू होगा। अगर इस हम बैठ के उसका रिजॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो यानी कि अगर जो भी समस्याएं होती हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए वखारिया जी को, और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब तक तो कोई समस्या है कपड़ा उद्योग के व्यापारियों को नहीं आई है, और हम उम्मीद सर यही करते हैं कि आगे भी ना आए। मुकेश पटेल जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये था, क्योंकि आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें ना करें, क्योंकि बहुत से सवालों से घिरे हुए लोग रहते हैं, युवा खास तौर पे। और युवा ये सोचते हैं कि हम फैमिली बिजनेस को क्यों आगे बढ़ाएं, हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों ना अचीव करें, जो एक ड्रीम होता है। तो क्या सर आप उन युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि बुराई नहीं है अगर आप फैमिली बिजनेस में जुड़ते हैं, आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेकर आइए, उसे नई ऊंचाइयां दीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी भी हम जानते हैं कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व भर में भी इसकी पहचान है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ तो मैं तो युवाओं को बोलूंगा, आज मेरे दोनों सन यही इंडस्ट्रीज को, उन्होंने ही ये इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है। तो पहले तो उनके लिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही खुद ने, मतलब हम लोग माइंड डायमंड में काम कर रहे थे पहले। अब उसके वजह उन्होंने ये जो लैब डायमंड है, उनको कुछ अच्छा लगा कि आज की तारीख में मेक इन इंडिया का, माननीय बड़ा प्रधान जी का आत्मनिर्भर भारत का जो एक आवाज है, ये इंडस्ट्रीज 100% मेक इन इंडिया के लिए आज की तारीख में, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, युवाओं में एनवायरमेंट फ्रेंडली डायमंड है। तो आज की तारीख में लोग फैशन के हिसाब से इस डायमंड को बहुत अच्छी तरह से मतलब बाय कर रहे हैं। अभी इंडिया में भी इसकी बहुत अच्छी मार्केट खुल गई है। तो युवाओं के लिए इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सस्टेनेबल है कि भाई डायमंड जो है ये लोग बाय कर सकेंगे। और खुद जो पहले सोच रहे थे 1 कैरेट का डायमंड पहनना, तो उसके लिए बहुत लोग ऐसे थे जिनके लिए एक सपना था। ये लैब डायमंड आने से आज की तारीख में मैं तो बोलता हूं डायमंड फॉर एवरीवन, ऐसा एक माहौल बन जाएगा। ये 100% है। ये आप देखना, इंडिया का एक मेक इन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस होके रहेगा शॉर्ट टाइम में।
चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं सर, जो आपने सपना देखा है वो साकार हो। एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी सर आपसे, दिनेश नवाड़िया जी, क्योंकि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया, इसको लेकर के आगे आपका क्या मोटिव है? अभी भारत के अंदर मेक इन इंडिया जैसे सीवीडी डायमंड का और लैब डायमंड यहाँ ग्रोथ हो रहा है। आज की तारीख में नेचुरल डायमंड के अंदर हम 100% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद कट एंड पॉलिश लेबर एडिशन करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये लैब डायमंड के कारण ये 100% हुंडिया में भारत सरकार को रोजगारी की डेवलपमेंट, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसके सपोर्टेड रिलेशन जो सर्विसेज है, टेस्टिंग लैब है और ट्रेनिंग कोर्सेज है, डायमंड ज्वेलरी में ट्रेनिंग कोर्सेज है, डिजाइनिंग कोर्सेज है, उसको आईडीआई को अपग्रेडेशन करके जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ जो फैसिलिटी और मशीनरी चाहिए वो हम डेवलप करने के लिए अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को रिक्वेस्ट किया है। शायद उसमें फंड अलॉट हो जाता है तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश हमारी आईडीआई को है। और अभी हमने गुजरात सरकार के साथ एमयू साइन करके उसको एक डिग्री कोर्स के मान्यता दिलाई गई है कि अभी कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स करेंगे जो यहाँ आईडीआई में आके, मैंने पहले ही बोला कि उसको एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा और अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज भारत के अंदर और खास करके सूरत शहर के अंदर कट एंड पॉलिश इंडस्ट्री के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा कारोबार बढ़ते जा रहा है। लास्ट 3 साल के अंदर कम से कम 350 नया जिस फैक्ट्री के अंदर यंग जनरेशन है, वो फैक्ट्री के अंदर जो मेन फोर्स है, आज की तारीख में हम पश्चिम बंगाल के वर्कर पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन वो भी कम है। इसके लिए ये आईडीआई के माध्यम से हम जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के कोऑर्डिनेशन से यहाँ उसको एक आईडीआई को हम एक यूनिट डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ डिजाइन कोर्सेज, डिजाइनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। आज हर महीने 3 महीने के अंदर हम 150 डिजाइनर जैसे ही बाहर निकलते हैं 150 के सामने 500 से 600 की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी फिलफुल करने के लिए आईडीआई के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आज जो टेक्सटाइल का जो बर्निंग इश्यू है, जैसे बिगिनिंग में टफ की बात हुई थी, हमारे माननीय मंत्री श्री दर्शना जी ने भी ये बात बताई, लेकिन 2022-31 मार्च के बाद टफ स्कीम बंद हो चुकी है और आज करीब 13 महीने होने को आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ये PLI के अंडर में, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के नाम से वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय दर्शना जी को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अभी जो ऑक्सीजन के माफिक होगा, अभी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा जो चलती है वो फैशन के हिसाब से चलती है। चलिए ठीक। और फैशन के हिसाब से अगर देखो तो आजकल साड़ी या उसका चलन बहुत कम हो चुका है। तो अभी हम लोग तो नई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करेंगे, जैसे आज डिजिटल प्रिंटिंग आ रहा है, जैसे इन्होंने में लैब ग्रोन का है, हमारे में डिजिटल प्रिंटिंग आता है, ट्रांसफर प्रिंटिंग आता है। अगर वो इस तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैशन के साथ में जिंदा रखना है तो हमें बहुत बड़ा, हमें अगर इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा और ये टफ की PLI या जो भी है वो मैम तक पहुंच गया है। नहीं, एक मिनट मेरी छली बात है। ये जब टफ बंद हुई है वो 31 मार्च 2022 को बंद हुई है। स्कीम जो आएगी मतलब रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसका आया रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, उसके लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मेरी मांग नहीं है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग है। बातों का सर यहीं से हो चुका है, डिस्कशंस भी शुरू हो चुके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए और अपनी अपनी बातों का जिक्र करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का और शुक्रिया।